दोस्तों ये स्टोरी का पहला भाग है। तो आज से दोस्तों नई स्टोरी शुरू होने जा रही है, तो आप ज़रूर देखें और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। आस्था एक मासूम, चुलबुली और कभी किसी से ना डरने वाली लड़की है। आस्था के परिवार में उसकी छोटी बहन और पापा थे। आस्था की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वह अपने पापा और बहन के साथ रहती है। आस्था एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, मगर अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से अनजान है। आस्था काफी खूबसूरत है। उसका दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें, दिन में अगर कोई एक बार देख ले तो डूबता ही चला जाए। गुलाब की पंखुड़ियों से भी मुलायम होंठ, कमर से नीचे तक आते हुए उसके सिल्की बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। आस्था अभी 23-24 साल की ही थी। उसने और उसकी बेस्ट फ्रेंड तनु ने कुछ समय पहले ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। तनु ने आस्था से पूछा, यार एक बात बता, हम दोनों की पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, अब आगे का क्या सोचा है? मतलब जॉब के बारे में। आस्था बिंदास वे में बोली, सोचना क्या, जॉब के लिए अप्लाई करूंगी और क्या? तनु खुश होते हुए पूछती है, तू कौन सी कंपनी में अप्लाई करेगी? आस्था ने एक्साइटेड होते हुए कहा, राठौर इंटरप्राइजेज, क्योंकि यह मेरा सपना है। तनु ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, ओए होए, मतलब मैडम के सपने तो काफी बड़े हैं। क्या बात है? अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि उस कंपनी का सीईओ काफी ज्यादा हॉट और हैंडसम है। दुनिया का काफी सारी लड़कियां उसे पाने का ख्वाब देखती हैं, पर वह है किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, और तू उसके साथ काम करेगी? मतलब सही है यार, आस्था ने तनु की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तुझे बड़ा पता है उसके बारे में, तूने बड़ा देखा है उसे जो इतना कुछ पता है तुझे? तनु ने नौटंकी करते हुए कहा, हाय मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो इतने हैंडसम बंदे को देखूं। वह तो मीडिया और लाइमलाइट में भी नहीं आता यार। आस्था उसके सिर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहती है, चुप कर नौटंकी, कुछ भी बोलती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वह हैंडसम है या नहीं, समझी तू? तनु ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी लड़की यार तू, क्या हॉट लड़कों को देखकर तेरा दिल नहीं धड़कता? तनु ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा दिल तो जोरों से धड़कता है यार। दिल करता है काश इस हैंडसम लड़के के साथ डेट पर चली जाऊं खाने। तनु के मुंह पर उंगली रखकर धीरे से डांटते हुए कहा, चुप कर बेशरम, कुछ भी बोलती है, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? आस्था की बात सुनकर तनु मुंह बना लेती है और वह दोनों इसी तरह अपनी बातों में बिजी हो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक होटल रूम के माहौल में गर्माहट थी। वहां देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां कोई बिजनेस मीटिंग चल रही थी। थोड़ी देर बाद वह मीटिंग खत्म हो जाती है और जिस प्रोजेक्ट की यह मीटिंग थी वह प्रोजेक्ट उस शख्स को मिल जाता है जो दिखने में किसी राजा से कम नहीं था, जिसके आसपास का ऑरा काफी डार्क था। तभी सब लोग उससे ट्रांसलेट करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आकर कहता है, मान गए मिस्टर राठौर, जिस चीज को आप हासिल करना चाहे उसे पाकर ही रहते हैं। मिस्टर राठौर ने एटीट्यूड में कहा, हाँ, अर्जुन सिंह राठौर ने कभी हारना नहीं सीखा, इसलिए जो चीज मुझे चाहिए उसे हासिल करके ही रहता हूँ। अर्जुन इतना बोलकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद अपने असिस्टेंट के साथ कार में जाकर बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद ड्राइविंग कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ आस्था और तनु अपनी स्कूटी पर कॉलेज से घर आ रही थी। तभी उनकी स्कूटी किसी ब्लैक BMW से टकरा जाती है। खुशकिस्मती यह थी कि आस्था और तनु को कोई चोट नहीं आई थी, पर उनकी स्कूटी की हालत खराब हो गई थी, जिसे देखकर आस्था को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह अपने गुस्से को रोक ना सकी। आस्था ने गुस्से में कार के सामने जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता क्या? तभी कार का दरवाजा खुला और पहले ड्राइवर ने बाहर आकर कहा, सॉरी मैडम, हम थोड़ी जल्दी में हैं, हमें माफ कर दीजिए। मगर आस्था तो अब तक अपने गुस्से पर कंट्रोल खो चुकी थी। उसने ड्राइवर की बात को सुनकर ड्राइवर से कहा, व्हाट डू यू मीन, कि जल्दी में है? अगर जल्दी में हो तो देखकर गाड़ी नहीं चलाओगे और किसी को भी ठोक दोगे? ड्राइवर ने घड़ी में बार बार देखते हुए कहा, देखिए मैडम, प्लीज हमें जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। अपनी जिद पर अड़ते हुए आस्था ने ड्राइवर से कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दें? तभी ड्राइवर को किसी से बहस करता देख अमन बाहर आता है। अमन ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ नकुल? इससे पहले ड्राइवर कुछ बोलता, उससे पहले ही आस्था ने अमन से थोड़ी कड़क आवाज में कहा, क्या हुआ है यह देखिए अपनी स्कूटी की तरफ।
इशारा करके दिखाती है। अमन ने आस्था से थोड़े सॉफ्ट टोन में कहा, देखिए मैडम, हमें जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। आस्था ने गुस्से में अमन से कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसे लोग हम मिडिल क्लास लोगों को कुछ समझते ही नहीं हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करके। वो अपना फोन निकालती है और इधर गाड़ी में बैठे अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बाहर निकल कर आता है। अर्जुन ने अपनी वॉच में देखते हुए अमन से पूछा, क्या हुआ? अमन ने अर्जुन से कहा, सर, इन मैडम की स्कूटी हमारी कार से टकराकर डैमेज हो गई और यह मैडम हमें यहाँ से जाने नहीं दे रही हैं। तो अर्जुन ने बिना आस्था की तरफ देखकर कहा, एक काम करो, उस ड्रामा गर्ल को स्कूटी ठीक करवाने के लिए पैसे दे दो। वैसे भी यह इतना ड्रामा पैसों के लिए ही कर रही है। इतना सुनने के बाद तो जैसे आस्था के तन बदन में आग सी लग जाती है। आस्था ने भड़कते हुए अर्जुन से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? यह सब मैं पैसों के लिए कर रही हूँ? अर्जुन आस्था की तरफ देखता है और एक पल के लिए तो जैसे उसे देखता ही रह जाता है। अर्जुन ने होश में आकर आस्था से कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अर्जुन की बात सुनकर तो आस्था का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। आस्था ने फिर सवाल करते हुए अर्जुन से कहा, व्हाट डू यू मीन? हम जैसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं? अर्जुन ने आस्था के हाथ में नोटों की गड्डी रखते हुए कहा, यही तो तुम, यह जो कुछ भी कर रही हो वह पैसों के लिए ही तो कर रही हो। आस्था ने अर्जुन से चिल्लाते हुए कहा, हाउ डे यू? तुम कहना क्या चाहते हो? यह सब मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। अर्जुन ने आस्था को चुप करते हुए कहा, धीरे बोलो, मुझे ज्यादा चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं है। आस्था ने सवाल करते हुए कहा, ओह रियली? और मुझे तुम जैसे अक्ल से पैदल लोग पसंद नहीं है। यह सुनने के बाद तो ड्राइवर और अमन दोनों की हालत खराब हो रही थी। वह लोग मन ही मन सोच रहे थे, इस लड़की को मरना है क्या, जो यह सब बकवास बातें बोल रही है। और वहीं दूसरी तरफ तनु मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखे जा रही थी और मन में सोचे जा रही थी, हाय कितना हॉट है, या क्या बॉडी है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। और वह दूसरी ही दुनिया में खोई हुई बस अपने दांत दिखाते हुए अर्जुन को देखे जा रही थी। आस्था के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर अर्जुन का पारा हाई हो जाता है। अर्जुन ने आस्था से गुस्से में दांत दिखाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अक्ल से पैदल? और वह भी मैं? आस्था ने भी फुल ऑन एटीट्यूड में कहा, हाँ, आप बिना किसी के बारे में जाने कैसे कोई गलत राय बना सकते हैं? ऐसा काम तो अक्ल से पैदल ही इंसान करेगा ना। अब तो अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया था। अर्जुन ने गुस्से में दांत पीसते हुए आस्था के हाथ में नोटों की गड्डी रखते हुए कहा, या लो पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारी वह हालत करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आस्था उन पैसों को लेकर थोड़ी दूर जाती है और वहां से एक बड़ा सा पत्थर लाती है और उस पत्थर को उठाकर वह सीधा उसे अर्जुन की गाड़ी के सामने वाले शीशे पर पूरी ताकत से मारती है, जिससे उसकी गाड़ी का सामने वाला कांच बुरी तरीके से टूट जाता है। और अर्जुन को देखते हुए एटीट्यूड के साथ एक हाथ से अपने बालों को पीछे झटकते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आस्था ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसके दिए हुए पैसे उसके हाथ में रखते हुए कहा, यह लीजिए पैसे और जाइए, जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा लीजिए। अगर कम पड़ जाए तो बता दीजिएगा, और हाँ, आप भी दोबारा मेरे सामने मत आइएगा, वरना अभी तो कांच तोड़ा है, अगली बार पूरी गाड़ी ही उड़ा दूंगी। आस्था ने तनु के पास आकर थोड़े सख्त लहजे में कहा, चल तनु यहाँ से, और दोनों वहां से चली जाती हैं। आस्था अर्जुन के हाथ में पैसे थमाकर वहां से निकल जाती है। अर्जुन गुस्से में वहीं खड़ा होकर आग बबूला हो रहा था। अर्जुन ने अपने हाथ में रखे पैसों को एक बार देखा और कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली। जिस तरह आस्था गई थी उस तरफ देखते हुए अर्जुन ने अपने मन में खुद से कहा, बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर। अगर मैंने तुम्हारे इस गुरूर को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह राठौर नहीं। अर्जुन ने अमन से गुस्से में कहा, अमन, मुझे इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे इसकी इंफॉर्मेशन लाकर दो। और दूसरी गाड़ी मंगवाई। अमन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यस सर, मैं अभी कॉल करके गाड़ी मंगवाता हूँ। अमन जल्दी से दूसरी गाड़ी के लिए फोन करता है। लगभग 15 मिनट में दूसरी गाड़ी आ जाती है। अर्जुन अमन के साथ जाकर कार में बैठ जाता है। उनके बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से सीधा अर्जुन के विला के लिए निकल जाता है। अर्जुन अपनी फैमिली के साथ ना रहकर एक अलग ही विला में रहता है।
वहीं उसकी फैमिली एक अलग मेंशन में रहती है। अर्जुन की फैमिली में अर्जुन के पापा 2 भाई थे। अर्जुन के पापा का नाम विक्रम सिंह राठौर था, जिन्हें अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बल्कि नफरत करता था। अर्जुन के चाचा का नाम विजय सिंह राठौर था, जो एक खुशमिजाज इंसान है, और विजय की पत्नी का नाम शारदा सिंह राठौर है। वह भी स्वभाव से खुश दिल है। इनका एक बेटा है जिसका नाम रुद्र सिंह राठौर है। रुद्र एक मस्त मौला लड़का है। वह अपनी जिंदगी खुलकर जीने में यकीन रखता है। विजय जी की एक बेटी भी है जिसका नाम अनुष्का सिंह राठौर है। अर्जुन की दादी का नाम कल्याणी सिंह राठौर है, जो इस फैमिली की मुखिया हैं। बात करें अर्जुन की मां की, तो वह जब अर्जुन छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी। अर्जुन की मां की मौत के बाद विक्रम सिंह राठौर ने दूसरी शादी कर ली थी। यही वजह थी जिससे अर्जुन अपने पापा से नफरत करता है। अर्जुन की सौतेली माँ, जिनका नाम विशाखा सिंह राठौर है, जो दिखने में किसी विलन से कम नहीं थी, वह बस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए साजिश करती रहती हैं। अर्जुन की एक बुआ भी हैं जिनका नाम प्रमिला सिंह राठौर, और उनके लड़के का नाम विक्की है, जो एक निहायती घटिया किस्म का इंसान है। अर्जुन अपनी फैमिली में सिर्फ अपनी दादी और भाई बहन से प्यार करता है। वह लोग अर्जुन की जान है, उनके लिए वह कुछ भी कर सकता है। अर्जुन जैसे ही अपने विला पहुंचता है, वैसे ही उसका फोन रिंग करने लगता है। जब उसने फोन की स्क्रीन को देखा तो रुद्र नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फोन उठाकर थोड़े सॉफ्ट टोन में कहा, हाँ छोटे बोल, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रुद्र ने अपने मस्त मौला अंदाज में कहा, हाँ भाई सब ठीक है, तेरे होते हुए गलत नहीं हो सकता। आप बताइए आप कैसे हो? और हाँ, दादी पूछ रही थी कि आप उनसे मिलने कब आ रहे हो? अर्जुन ने नॉर्मल वे में कहा, मैं भी ठीक हूँ, और दादी को बोलना मैं उनसे मिलने बहुत जल्द आऊंगा। अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम है। यह बोलकर वह फोन रख देता है। अर्जुन अपने रूम में जाकर सीधा शावर लेने चला जाता है। वह आज काफी थक गया था और थकावट दूर करने के लिए हॉट शावर लेता है। वहीं फोन कटने के बाद रुद्र अपने मन में कहता है, काश भाई आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा आए जो आपको समझ सके, आपको कभी भी अकेलापन महसूस ना होने दे। लेकिन इसके लिए आपको भी अपने पास्ट से निकलकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपने पास्ट में ही उलझे रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं आपको इस तरह से अकेले नहीं देख सकता। आप चाहे कितना भी या दिखाने की कोशिश कर लो कि आप खुश हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। मुझे पता है आप अंदर से कितने अकेले हो, आपकी लाइफ में कितना अकेलापन है, और अब उसे दूर करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। इधर अर्जुन 10 मिनट बाद शावर लेकर बाहर आता है और सीधा जाकर बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। इस वक्त अर्जुन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा था जो सिर्फ दर्दनाक था, जो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ आस्था अपनी टूटी हुई स्कूटी लेकर पैदल घर की तरफ जा रही थी, और साथ ही तनु से बात भी कर रही थी, या कह सकते हैं कि अर्जुन की बुराई कर रही थी। लेकिन तनु तो किसी और की ही दुनिया में खोई हुई थी। उसके मन में भी अभी भी अर्जुन का चेहरा घूम रहा था। तनु आस्था की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी, बस यूं ही मुंह बोले जा रही थी। जब आस्था ने तनु की तरफ ध्यान दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। आस्था गुस्से में तनु का नाम पुकारती है, तनु, लेकिन तनु पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर आस्था को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और आस्था तनु के कान के पास जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तनु हड़बड़ा जाती है, और तनु ने आस्था की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ आस्था, तू इतना चिल्ला क्यों रही है, तू ठीक तो है ना? आस्था ने उल्टा तनु के सवाल करते हुए कहा, यह बात तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू ठीक है ना? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैडम पता नहीं कहाँ खोई हुई है, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही है। तनु ने आस्था से खुश होते हुए कहा, वाह, मैं उस हैंडसम लड़के के बारे में सोच रही थी। इस पर आस्था तनु को कंफ्यूजन के साथ देखती है। आस्था के इस तरह देखने पर तनु ने आस्था से कहा, पता नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे कहीं देखा है। कितना हैंडसम था ना, वह किसी हीरो से कम नहीं था। आस्था ने टोकते हुए तनु से कहा, शट अप, अगर तूने एक और शब्द बोला ना उसकी तारीफ में तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी तू? चल अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, और तू आंटी को कॉल करके बोल देना कि आज तो मेरे ही घर पर रुकेगी। तनु ने आस्था के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है मेरी माँ, जैसा तू कहे, और अपनी माँ को फोन करके बता देती हूँ। कुछ देर में वह दोनों घर पहुंच जाते हैं। तनु और आस्था सीधा जाकर अपना बैग सोफे पर रखकर दोनों वहीं बैठ जाती हैं। वह दोनों काफी ज्यादा थकी हुई थी, क्योंकि वह पैदल चलकर जो आई थी। तभी आस्था की छोटी बहन शिवी भी आकर आस्था के गले लगते हुए कहती है, दी, यह क्या हाल बना रखा है आप दोनों ने? आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप कॉलेज से नहीं बल्कि किसी फैक्ट्री में मजदूरी करके आ रही हैं। इतना कैसे थक गई?
आज जो आपके क्लासेस भी नहीं थे, फिर भी इतना थक गई। तनु ने थके हुए टोन में कहा, अरे कुछ नहीं शिवी, वह हम दोनों पैदल घर आए हैं ना, बस इसलिए। शिवी ने आस्था से सवाल करते हुए कहा, क्यों, आप दोनों पैदल घर क्यों आए हो? दी, आपकी स्कूटी कहाँ गई? तनु ने आराम से कहा, अरे वाह, हमारा एक्सीडेंट हो गया था जिससे स्कूटी खराब हो गई, इसलिए हमें पैदल घर आना पड़ा। आस्था के पापा किचन से आते हुए घबराकर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप दोनों ठीक तो हो? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मनोज जी को घबराया हुआ देखकर आस्था तनु को घूरकर देखती है, जैसे कहना चाह रही हो, क्या जरूरत थी यह सब बताने की। आस्था ने अपने पापा को रिलैक्स करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ पापा, हम ठीक हैं, बस थोड़ा सा एक्सीडेंट था, आप घबराइए मत। मनोज जी ने आस्था से सवाल करते हुए कहा, लेकिन बेटा आपका एक्सीडेंट हुआ है कैसे? आस्था ने कुछ सोचते हुए कहा, पापा एक पागल मिल गया था, उससे ही हमारा एक्सीडेंट हो गया। आप यह सब छोड़िए, सब मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है क्या? मनोज जी ने दोनों से प्यार से कहा, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, आज हमने आपकी पसंद का ही खाना बनाया है, अब जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आइए, तब तक हम खाना लगाते हैं। आस्था ने अपने पापा से कहा, पापा आप क्यों परेशान हुए, मैं आकर खाना बना लेती। मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आज मेरी बेटी और उसकी बेस्ट फ्रेंड पूरे कॉलेज में टॉप आई है, तो क्या मैं उनके लिए उनकी पसंद का खाना भी नहीं बना सकता? इतना तो कर ही सकता हूँ अपनी बेटी के लिए। अब जाओ, जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आस्था और तनु दोनों वहां से फ्रेश होने चली जाती हैं। तब तक मनोज जी और शिवी दोनों मिलकर खाना लगा देते हैं। कुछ देर बाद वहां तनु और आस्था भी आकर खाना खाने बैठ जाती हैं। आस्था की खाने को देखकर भूख दुगनी हो गई थी। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। आस्था ने खाना खाते हुए अपने पापा से कहा, वाह पापा, खाना बहुत ही टेस्टी है, खाकर मजा आ गया। तनु ने मनोज जी की तारीफ करते हुए कहा, हाँ अंकल, मजा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है, आप मेरी माँ को भी ऐसा खाना बनाना सिखा दीजिए, ताकि मैं भी रोज इसी तरह का टेस्टी खाना खा सकूं। आस्था ने तनु से कंफ्यूज होते हुए कहा, तेरे कहने का मतलब क्या है? आंटी टेस्टी खाना नहीं बनाती तो घर चल, आंटी से तेरी शिकायत करूंगी कि तू उनके खाने की बुराई कर रही थी, तब देखना तुझे उनके हाथ का खाना नहीं डंडे मिलेंगे। और फिर हंसने लगती है। तनु ने चिढ़ते हुए आस्था से कहा, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन, जो मेरा खाना पीना भी बंद करवाने पर तुली हुई है? शिवी ने आस्था की साइड लेते हुए कहा, तनु दी, इसमें दी की क्या गलती है? आप ही ने तो कहा था कि आपको पापा के हाथ का खाना अच्छा लगता है और आंटी को पापा से खाना बनाना सीखना चाहिए। अब जब यह बात आंटी को पता चल जाएगी तो वह आपको खाना ना दे तो उसमें दी की क्या गलती है? या तो गलत बात है, आपको बोलने से पहले ही सोचना चाहिए था। तनु मुंह बनाते हुए कहती है, तू आस्था की साइड ही ले रही है, कभी तो मेरी भी साइड ले लिया कर। तनु को इस तरह मुंह बनाते हुए देखकर सब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी किसी ने उसके कमरे का डोर नॉक किया। अर्जुन ने अंदर से आवाज देते हुए कहा, कम इन। तो एक सर्वेंट अंदर आकर कहता है, सर डिनर रेडी है। अर्जुन ने सर्वेंट से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ, और वह सर्वेंट वहां से चला जाता है। सर्वेंट वहीं अर्जुन के कानों में एक आवाज गूंज रही थी, जो एक लड़की की आवाज थी, जो बोल रही थी, अर्जुन जल्दी चलो ना, मुझे भूख लगी है, तुम्हें तो पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और तुम हो जिसे कभी भूख नहीं लगती, चलो अभी, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी, और अगर एक बार मैं नाराज हो गई तो तुम मुझे मना नहीं पाओगे, समझे? तभी अर्जुन का ध्यान उसके फोन से टूटता है। जब उसने अपना फोन देखा तो उस पर अमन का नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फोन उठाकर फ्रेंडली टोन में अमन से कहा, हाँ अमन बोलो, क्या हुआ? अमन ने अर्जुन से कैजुअली पूछा, सर वह कल आपकी पर्सनल सेक्रेटरी पोस्ट का इंटरव्यू है, तो आप खुद ही एक इंटरव्यू लेंगे या मैं मैनेजर को बोल दूं? अर्जुन ने कुछ सोचते हुए अमन से कहा, अमन मेरा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैनेजर को ही बोल दो, और हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना। अमन ने अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी सर, मैं बोल दूंगा उससे। अमन से बात करके अर्जुन नीचे डिनर करने के लिए चला जाता है। डिनर करने के बाद अर्जुन अपने स्टडी रूम में चला जाता है, जहां वह अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है, और दूसरी तरफ आस्था और तनु दोनों अपने अपने डॉक्यूमेंट चेक कर रही थी,
क्योंकि कल उनका इंटरव्यू जो था जिसके लिए उन दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से ही पहले अप्लाई कर दिया था, उसी की तैयारी में दोनों बिजी थी। क्योंकि कल उनकी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू जो था जिसके लिए दोनों कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। उन दोनों को कल का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। कल के लिए दोनों बहुत एक्साइटेड थी। सुबह जब आस्था की नींद खुली तब तक 8 बज चुके थे। आस्था जल्दी से खड़ी हुई और तनु को उठाकर सीधे बाथरूम में चली गई। लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर आकर तनु को देखती है तो तनु अभी भी सो रही थी। तनु को सोते देखा था। वहीं पास में रखा पानी का जग उठाकर पूरा पानी तनु के ऊपर उड़ेल देती है, जिससे तनु एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, बचाओ, बाढ़ आ गई, बचाओ बचाओ। तभी तनु को महसूस होता है कि वह बेड पर है, तो वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने आस्था खड़ी उसे ही घूर रही थी और उसके हाथ में पानी का जग था। तनु ने आस्था को चिढ़ाते हुए कहा, यह क्या है आस्था, सुबह सुबह मैं ही मिली थी तुझे जो मेरे साथ फ्रैंक कर रही है। आस्था ने तनु से कड़क आवाज में कहा, मैं कोई फ्रैंक नहीं कर रही, मैं तो तुझे बस उठा रही थी। तनु ने किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे कौन उठाता है यार, पूरा गीला कर दिया। आस्था ने तनु को ताना मारते हुए कहा, प्यार से भी उठाया था लेकिन महारानी साहिबा आप उठी नहीं तो मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। अब उठ जा और जाकर तैयार हो जा। वैसे भी तूने नहा तो लिया है, अब बस कपड़े ही तो चेंज करने हैं। अगर कपड़े भी तुझसे चेंज नहीं हो रहे हैं तो बता, वह भी मैं कर देती हूँ। तनु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आस्था से कहा कि नहीं, आपने मुझे नहला कर ही मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया, अब कपड़े मैं खुद चेंज कर लूंगी। यह बोलकर तनु तैयार होने के लिए चली जाती। वहीं आस्था नीचे चली जाती है और ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। कुछ देर में तनु भी नीचे आकर आस्था की हेल्प करवाने लगती है। कुछ देर में ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाता है तो सब लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद आस्था और तनु अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं। मनोज जी ने सीवी से कहा, बेटा चल, तुझे मैं तेरे कॉलेज छोड़ देता हूँ, वहीं से मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। सीवी ने मनोज जी से कहा, ठीक है पापा चलिए, और वह दोनों भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन आज बहुत बिजी था। उसकी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिससे उसे मीटिंग करनी थी। वह आज शाम को ही इंडिया से बाहर जा रहा था, इसलिए उसे आज ही यह मीटिंग करनी थी क्योंकि उसके लिए यह प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जिसे वह किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने दे सकता था। और यह मीटिंग बाहर किसी होटल में हो रही थी, इसलिए वह आज अपने ऑफिस नहीं आया था। वहीं आस्था और तनु एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने टैक्सी से उतरते हैं। उस बिल्डिंग पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, राठौर इंटरप्राइजेज। आस्था इस बिल्डिंग को देखकर मुस्कुरा रही थी। तनु आस्था को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ, तू ऐसे हंस क्यों रही है? अगर किसी ने देख लिया ना तो वह तुझे पागल समझेंगे और अंदर भी नहीं जाने देंगे। फिर दे लेना तू इंटरव्यू। आस्था ने तनु की तरफ देखते हुए कहा, मैं हंस नहीं रही हूँ, बस मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। आस्था ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, मेरा सपना था कि मैं इस कंपनी में काम करूं और आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। देख, आज मैं यहाँ इस बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ और इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अच्छा हुआ हमने स्टडी खत्म होने से पहले ही इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया था, नहीं तो आज यहाँ नहीं होते। तनु ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो तू ठीक कह रही है, अगर हम पहले अप्लाई नहीं करते तो यहाँ नहीं होते। अच्छी बात है हमने पहले ही अप्लाई कर दिया था। अब चल अंदर चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। यह बोलते हुए दोनों अंदर चली जाती हैं। अंदर आस्था रिसेप्शन पर जाकर पूछती है, इंटरव्यू किस फ्लोर पर है? रिसेप्शनिस्ट बताता है 5th फ्लोर पर है इंटरव्यू। दोनों लिफ्ट से 5th फ्लोर पर चली जाती हैं। वहां जाकर देखती हैं वहां पर पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ है, तो वह दोनों जाकर वहीं रखी चेयर पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगती हैं। ऐसे ही सबके इंटरव्यू के बाद आस्था का नंबर आता है और फिर तनु का। दोनों ने अपना इंटरव्यू अच्छी तरह से दिया था और दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया गया था। आस्था और तनु दोनों आज बहुत खुश थी। खुश भी क्यों ना हो, दोनों को ही आज जॉब जो मिल गई थी वह भी उनके फर्स्ट इंटरव्यू में ही, और दोनों को एक साथ ही जॉब मिली थी और उन दोनों को कल से ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया गया था। दोनों वहां से खुशी खुशी घर के लिए
निकल जाती हैं और रास्ते में ही एक केक खरीद अपने साथ सेलिब्रेशन के लिए ले जाती हैं। इधर अर्जुन की भी मीटिंग अच्छी तरह से खत्म हो गई थी तो वह वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अर्जुन ऑफिस पहुंचकर अपने मैनेजर से कहता है, आज का इंटरव्यू कैसा रहा? मैनेजर खुश होते हुए कहा, इंटरव्यू अच्छे से हो गया सर, और 2 लोगों की जॉब भी दे दी। उन लोगों को कल से ऑफिस आने को बोल भी दिया। अर्जुन ने नॉर्मल वे में कहा, ओके दैट्स ग्रेट, और हाँ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेना। मैनेजर ने अर्जुन से कहा, ओके सर मैं करवा लूंगा। यह बोलकर वहां से चला गया। इधर आस्था घर पहुंचकर पहले फ्रेश होने जाती है। फ्रेश होकर आने के बाद किचन में लंच बनाने में लग जाती है। तनु आस्था के साथ नहीं आई थी, वह अपने घर के लिए निकल गई थी और शाम को अपनी फैमिली के साथ आने वाली थी, क्योंकि आस्था और तनु की वजह से उनकी फैमिली भी क्लोज की थी। आस्था किचन में बिजी थी, तभी उसकी घर की डोर बेल बजी थी। आस्था किचन से अपने हाथ पोंछ कर निकलते हुए कहती है, आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट रुको। आस्था ने दरवाजा खोलकर देखा, शिवी खड़ी थी। शिवी को देखकर आस्था ने सरप्राइज होते हुए कहा, अरे छोटी, तू इतनी जल्दी आ गई? शिवी खिसियाई टोन में जवाब देती है, हाँ दी, वह आज कुछ क्लासेज नहीं थी तो सोचा घर चली जाती हूँ। शिवी ने अंदर आते हुए आस्था से पूछा, वैसे आज आपका तो इंटरव्यू था ना, तो कैसा गया? आस्था ने खुश होते हुए शिवी से कहा, बहुत अच्छा, कल से उन लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए बोला है। शिवी ने एक्साइटेड होते हुए आस्था से कहा, वाह दी, यानी कि आपको जॉब मिल गई। आई एम सो एक्साइटेड। आस्था ने शिवी से पूछा, जॉब मुझे मिली है, तू क्यों इतना एक्साइटेड हो रही है? शिवी ने आस्था को समझाते हुए कहा, अरे दी, माना कि जॉब आपको मिली है पर लॉटरी तो मेरी निकली है। आस्था ने कंफ्यूजन के साथ शिवी से पूछा, तेरी लॉटरी कैसे निकल गई, जरा बताना मुझे। शिवी ने आस्था को समझाते हुए कहा कि अब आपकी जॉब लग गई तो आप भी मुझे पॉकेट मनी दोगी और पापा भी तो मुझे पॉकेट मनी देंगे, तो लग गई ना मेरी लॉटरी। और फिर हंसने लगती है। और फिर दोनों बहनें मिलकर खाना बनाती हैं। दोनों बहनें साथ मिलकर काम करती हैं। काम करते करते उन्हें शाम हो गई थी। आस्था ने शिवी से कहा, शिवी तू जाके फ्रेश होकर आ जा, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। आस्था के बोलने पर शिवी वहां से फ्रेश होने चली जाती है। वहीं आस्था खाना लगाने लगती है। कुछ देर बाद उनके घर के डोरबेल बजती है तो आस्था जाकर दरवाजा खोल कर देखती है तो सामने उसके पापा खड़े हुए थे, जो ऑफिस से आए हुए थे। आस्था मनोज जी को देखकर उनका ऑफिस बैग खुद ले लेती है। मनोज जी ने अंदर आते हुए आस्था से कहा, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या, जो इतना अच्छा खाना बनाया है? वह टेबल पर रखे खाने को देखते हुए बोलते हैं। आस्था ने मुस्कुराते हुए मनोज जी से कहा, जी पापा, आज स्पेशल डे है। मनोज जी कंफ्यूजन होते हुए पूछते हैं, आज ऐसा क्या है? जहां तक मुझे पता है किसी का बर्थडे तो है नहीं, फिर आज ऐसा क्या स्पेशल डे है? आस्था ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, मुझे जॉब मिल गई, वह भी बहुत बड़ी कंपनी में, और कल से ही मुझे ज्वाइनिंग करने के लिए बोला है। मनोज जी ने बहुत खुश होते हुए कहा, या तो सच में बहुत खुशी की बात है। आस्था ने मनोज जी से कहा, पापा आप जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाइए, तनु और उसके मम्मी पापा आते होंगे। मनोज जी ने हंसते हुए आस्था से कहा, अरे वाह, क्या बात है, हमारी बेटी ने तो अपनी पार्टी की तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं। आस्था ने अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, तनु को भी मेरे साथ ही जॉब मिली है, मैं और वह एक ही कंपनी में काम करेंगे। मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, या तो और भी अच्छी बात है, आप दोनों को साथ में ही जॉब मिल गई, अब तो मुझे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं होगी। यह सुनकर आस्था मनोज जी को कंफ्यूजन के साथ देखती है, मानो पूछ रही हो कि उन्हें किस बात की टेंशन होगी। आस्था को ऐसे कंफ्यूज होते देखकर मनोज जी कहते हैं, मैं इस बात से टेंशन फ्री रहूंगा कि कहीं मेरी बेटी झांसी की रानी बनकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर रही है। यह सुनकर आस्था ने मुंह बनाकर नाराज होते हुए मनोज जी से कहा, अच्छा तो आपको लगता है कि मैं हमेशा झगड़ा करती हूँ? तभी शिवी ने वहां आकर मनोज जी की साइड लेते हुए कहा, और नहीं तो क्या दी, पापा सही बोल रहे हैं। इस पर आस्था ने शिवी को घूरते हुए कहा, अच्छा मैं झगड़ा करती हूँ और तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू दूध की धुली हुई है, तुम्हें तो झगड़ा करना आता ही नहीं। और फिर क्या था? वह दोनों आपस में ही बहस करने लगती हैं। यह सब देखकर मनोज जी ने दोनों को चुप करते हुए कहा, अरे बस भी करो, तुम दोनों क्यों ऐसे छोटे बच्चों की तरह लड़ रही हो? अभी तनु और उसकी फैमिली आती ही होगी, तुम दोनों को ऐसे लड़ते देखकर वो लोग दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। मनोज जी बात सुनकर दोनों शांत हो गई। आस्था ने मनोज जी को थोड़ा आर्डर देने वाली टोन में कहा,
पापा पहले आप जाइए, फ्रेश होकर आइए, फिर आकर बात करते हैं। मनोज जी आस्था की बात मानकर वहां से फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में तनु की फैमिली भी आ जाती है और मनोज जी भी फ्रेश होकर आ गए थे। तनु की माँ ने आस्था को शाबाशी देते हुए कहा, अरे वाह बेटा, तुमने इतना सब कुछ अकेले ही बना लिया। और उन्होंने तनु की तरफ देखकर ताना मारते हुए कहा, एक हमारी यहाँ महारानी है जो खाना बनाना तो दूर, किचन में पानी लेने तक नहीं जाती। तनु ने अपनी माँ से अपनी तारीफ करते हुए कहा, अरे मम्मी, खाना बनाने के अलावा भी तो मुझे बहुत कुछ आता है। तनु की माँ ने सेक्रीफाइस वे में कहा, हाँ आता है ना, बहुत कुछ आता है, जैसे बिना मतलब की बातें बनाना, दूसरों का दिमाग खराब करना, पूरा दिन बस भूखमरों की तरह खाना खाते रहना, यही सब तो आता है तुम्हें। आस्था ने तनु की माँ का साथ देते हुए कहा, हाँ आंटी, यह तो सही कहा आपने, हमारी तनु कितनी टैलेंटेड है, इतना कुछ तो आता है। और आस्था अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, और अपने टैलेंट पर जरा सा भी घमंड नहीं है हमारी तनु को। आस्था की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। यह देखकर तनु ने रूठते हुए कहा, जाइए, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। आस्था ने तनु को मनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब कोई तुझसे कुछ नहीं बोलेगा, यह सब छोड़ और चलकर खाना खाते हैं। और फिर सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो तनु के पापा आस्था से पूछते हैं, वैसे बेटा एक बात बताओ, या तुम्हारी जो कंपनी है उसके ओनर मिस्टर अर्जुन सिंह राठौर है ना? आस्था ने खाना खाते हुए कहा, हाँ अंकल वही है। तनु के पापा ने आस्था से कहा, लेकिन बेटा मैंने सुना है वह बहुत ही ज्यादा खड़ूस और घमंडी किस्म का इंसान है। आस्था ने बेपरवाह अंदाज में कहा, यह तो पता नहीं अंकल, अगर इतना जरूर पता है, इस कंपनी में टैलेंट की कदर जरूर है। और आप टेंशन मत लीजिए, हमें कौन सा रोज अपने बॉस से मिलना है। आस्था को पता नहीं था कि उसे किस पोस्ट पर जॉब मिली है, या तो कल उसे ऑफिस जाकर ही पता चलेगा। तनु की फैमिली खाना खाने के बाद अपने घर चली जाती है। वहीं आस्था अपना सारा काम जल्दी खत्म कर सोने के लिए चली जाती है, क्योंकि कल उसका जॉब का पहला दिन था और वह पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती थी। अगली सुबह आस्था जल्दी उठकर फ्रेश होकर किचन में आकर सबके लिए नाश्ता बनाती और फिर लंच बनाकर सबके लिए पैक कर देती है। तभी मनोज जी ने आकर प्यार से आस्था से कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आस्था ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पापा। तभी सीवी ने भी आकर सबको गुड मॉर्निंग विश किया और फिर सब लोग अपना नाश्ता खत्म करके अपना अपना लंच लेकर घर से अपने काम पर निकल जाते हैं। आस्था ने तनु को कॉल किया और अपने रिस्ट वॉच में देखते हुए कहा, कहाँ है यार तू, देख आज ऑफिस का पहला दिन है और मैं पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहती। तनु ने आस्था से कहा, अरे बाबा आ रही हूँ, बस 5 मिनट रुक, अभी पहुंच रही हूँ। कुछ देर में तनु वहां आ जाती है, फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचकर आस्था और तनु पहले मैनेजर के पास जाती हैं, तो मैनेजर उन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और उन दोनों को उनका काम समझाता है। फिर मैनेजर ने आस्था को समझाते हुए कहा, आस्था, आपको बॉस के सभी मीटिंग के टाइम टेबल सेट करने होंगे और उनका शेड्यूल भी आपको रोज बनाना होगा। आस्था ने मैनेजर से कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन सर यह सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं, यह काम तो पर्सनल सेक्रेटरी का होता है ना? मैनेजर अपनी आंखें छोटी करते हुए आस्था से पूछा, डोंट टेल मी, कि तुम्हें या नहीं पता कि तुम्हारी पोस्ट क्या है? आस्था ने कंफ्यूज होकर मैनेजर से कहा, सर वह मेरी पोस्ट। आस्था इतना ही बोल पाई थी, तभी मैनेजर ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हो तो जाओ, जाकर शेड्यूल बनाओ और जाकर उन्हें बताओ कि उनका आज का शेड्यूल क्या है। मैनेजर की बात सुनकर आस्था वहां से चली जाती है। आस्था कुछ देर बाद शेड्यूल बनाकर सीधे बॉस के केबिन के बाहर नॉक करती है, तो अंदर से एक कड़क आवाज आती है, कम इन। आवाज सुनकर आस्था अंदर चली जाती है। अंदर एक शख्स चेयर पर बैठा हुआ था। उस शख्स का फेस दूसरी तरफ था, जिसे आस्था को चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस केबिन में कोई और भी मौजूद था, जो वहां रखे सोफे पर बैठा हुआ था। आस्था ने प्रोफेशनल वे में कहा, सर यह रहा आपका आज का शेड्यूल, मैंने बना लिया है। वह शख्स बिना आस्था की तरफ देखे कहता है, ठीक है, इसे यहीं टेबल पर रख दो। और जैसे ही वह आस्था की तरफ मुड़ता है, तभी आस्था के हाथ से वह पेपर नीचे गिर जाता है। आस्था उस पेपर को उठाने के लिए नीचे झुक जाती है। आस्था पेपर उठाते हुए बोलती है, सॉरी सर। वह इतना बोलते ही वह चुप हो जाती है, क्योंकि जब वह अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह में जो शब्द थे वह मुंह में ही रह जाते हैं। जब वह शख्स आस्था को अपने सामने देखता है तो वह भी हैरान रह जाता है। फिर दोनों लोगों के मुंह से एक साथ एक ही वर्ड निकलता है, तुम। उन दोनों को साथ में बोलते देखकर सोफे पर बैठे इंसान का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है
और वह शख्स ध्यान से उन दोनों को देखने लगता है। आस्था एकदम गुस्से में तमतमाते हुए कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस शख्स ने भी आस्था से गुस्से में कहा, व्हाट डू यू मीन कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यह मेरी कंपनी है एंड आई एम द समझी। बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया बिना परमिशन के? तुम अंदर कैसे आई? शख्स की बात सुनकर तो आस्था को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। आस्था हकलाते हुए उस शख्स से कहती है, मैं यहाँ जॉब करती हूँ और आप क्या? अर्जुन। आस्था की बात कंप्लीट होने से पहले ही अर्जुन ने बीच में ही आस्था की बात काटते हुए, यस आई एम द अर्जुन सिंह राठौर। यह सुनने के बाद तो आस्था के चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं। आस्था मन में सोचते हुए खुद से कहती है, मर गए, या जॉब तो गई। तभी अर्जुन ने आराम से आस्था की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई? डोंट वरी, मैं तुम्हें जॉब से इतनी आसानी से नहीं निकालूंगा, पहले अपना हिसाब बराबर कर लूंगा। वह क्या है ना कि तुमने जो मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा था ना, तो इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जब तक तुम उसके रिपेयरिंग के पैसे नहीं चुका देती तब तक तुम यही काम करोगी, वह भी बिना सैलरी के। तुम्हारी सैलरी तुम्हें तब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरी गाड़ी की रिपेयरिंग का खर्चा नहीं निकल जाएगा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और ये दोस्तों कहानी बहुत ही प्यारी है, तो आप जरूर सुनने, और सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कमेंट करने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।